हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के टाइटल स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं हम, कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक इंसान अदृश्य बन सकते हैं? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। तो ये एक ऐसे साइंटिस्ट की स्टोरी है जो अपने आप को इनविजिबल बनाना डिस्कवर करता है। ये डिस्कवरी वो अच्छे काम के लिए यूज़ करता है या फिर वो मिसयूज़ करता है, यही इस स्टोरी में जानने को मिलेगा। ये स्टोरी H.G. वेल्स ने लिखे हैं। ये स्टोरी H.G. वेल्स के साइंटिफिक फिक्शन नॉवल द इनविजिबल मैन का एक पार्ट है। नाउ रीड एंड फाइंड आउट, हाउ डू द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? जो अदृश्य इंसान के बारे में यहाँ पे बोला हुआ है, वो कैसे पहली बार विजिबल होता है? Why was he wandering the streets? और वो रास्ते में क्यों भटक रहा था? Let us begin the main story. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के दो नंगे पैर के कीचड़ वाले निशान देखकर बहुत चौंक गए। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? तो एक इंसान नंगे पैरों के साथ किसी घर के स्टेप्स में लंदन सिटी के बीचों बीच क्या कर रहा था? एंड वेयर वॉज द मैन? और वो इंसान कहाँ था? तो मतलब इन लड़कों को सिर्फ फुटमार्क्स दिखाई पड़ रहे थे। वो फुटमार्क्स जिससे बिलोंग करते थे, वो इंसान तो दिखाई नहीं दे रहा था। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. जैसे वो फुटमार्क्स को देख रहे थे, वैसे ही और एक रिमार्केबल साइट उन लोगों ने देखा। एक नया सा फुटमार्क फिर से कहीं से अपीयर हुआ। Further footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. और footprints एक के बाद दूसरा अपीयर होते होते एक के पीछे दूसरे स्टेप्स से उतर के रास्ते की तरफ चलने लगे। The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. और वो दोनों लड़के उन फुटप्रिंट्स को बहुत फैसिनेटेड होके फॉलो करने लगे और धीरे धीरे वो कीचड़ वाले इम्प्रेशंस मतलब वो फुटमार्क्स पेंटर से पेंटर मतलब धुंधले से धुंधले होते गए और एट लास्ट वो सारे फुटमार्क्स जाके गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. ये मिस्ट्री या रहस्य का एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल था। ये दोनों कंफ्यूज्ड बॉयज एक्चुअली एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, जिसने तभी डिस्कवर किया था कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। ग्रिफिन, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. तो ये साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन और ग्रिफिन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट मतलब बहुत सारे प्रयोग किए उसने, एक के बाद दूसरा प्रयोग करते करते उसने प्रूव किया कि ह्यूमन बॉडी को अदृश्य बनाया जा सकता है। और फाइनली कुछ दुर्लभ ड्रग्स मतलब मेडिसिन उसने निगल लिए और उसकी बॉडी एक ग्लास शीट की तरह ट्रांसपेरेंट बन गई। पर ग्लास शीट की तरह ही उसकी बॉडी सॉलिड ही थी। इसका मतलब है ग्रिफिन को कोई छू तो सकता था, पर ग्रिफिन दिखाई नहीं देता था किसी को। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। तो ग्रिफिन एक साइंटिस्ट के हिसाब से बहुत तेज था, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था, मतलब वो एक क्रिमिनल माइंडेड पर्सन था, अपराधी की तरह वो काम करता था। His landlord disliked him and tried to eject him. और उसके मकान मालिक उसको बहुत नापसंद करता था और उसको मकान से निकालने की कोशिश कर रहा था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस और बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उस घर को ही जला दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स और बिना दिखे भागने के लिए उसको अपने सारे कपड़े उतारने पड़े, क्योंकि उसकी बॉडी ही इनविजिबल बन गई थी। कपड़ों के साथ तो वो दिखाई देता था। Thus, it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible until
he happened to step in some mud and left footprints as he walked. So इस तरह से ग्रिफिन बिना कपड़ों के, बिना पैसे और पूरी तरह से अदृश्य होके एक बेघर आवारा की तरह घूम रहा था जब तक उसके पैर किसी कीचड़ पे पड़े और उसने वॉक करते हुए अपने फुटप्रिंट्स जमीन पे छोड़ दिया और यही फुटप्रिंट्स उन लड़कों ने देखा था. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over. कि उन लड़कों से वो बहुत इजीली भागने में सफल रहा जो लड़के उनके फुटप्रिंट्स फॉलो कर रहे थे लंदन में, लेकिन उसके एडवेंचर्स तभी खत्म नहीं हुए. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. कि बिना कपड़े लंदन में घूमने के लिए उसने बहुत बुरा टाइम चूज किया. It was mid-winter. वो mid-winter था. The air was bitterly cold and he couldn't do without clothes. और हवा बहुत ठंडी थी और बिना कपड़ों के वो रह नहीं पा रहा था. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. और स्ट्रीट में वॉक करने के बजाय गर्माहट के लिए उसने डिसाइड किया कि वो एक बड़े से लंदन स्टोर के अंदर जाएगा. Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. उस स्टोर की क्लोजिंग का टाइम था और जैसे ही स्टोर के दरवाजे सारे बंद हो गए तो ग्रिफिन बिना पैसे ही कपड़े पहनने का और खाना खाने का प्लेजर लेने लगा. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उस शॉप में जो बॉक्सेस और रैपर्स थे उसको उसने ओपन कर दिया और खुद वार्म क्लोथ्स पहन लिया. Soon with shoes and overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. और बहुत जल्दी जूते, एक ओवरकोट और एक बड़े से किनारे वाले हैट पहनकर वो पूरी तरह से ड्रेस्ड और एक विजिबल पर्सन बन गया. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. और उस स्टोर के अंदर जो रेस्टोरेंट थी वो रेस्टोरेंट में उसको कोल्ड मीट मिले और कॉफ़ी भी मिली और उसके बाद उसने ग्रोसरी स्टोर से स्वीट और वाइन भी लिया और बहुत मज़े से उसने खाया और पिया. फाइनली ये सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स और फाइनली एक रजाई के ढेर पे वो सो गया. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. कि अगर ग्रिफिन सही टाइम में जाग जाता था तो सब कुछ सही ही होता था उसके साथ. पर ऐसा हुआ कि नेक्स्ट मॉर्निंग उस स्टोर के असिस्टेंट्स के आने तक वो उठ नहीं पाया. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more, he found himself invisible but naked in the chill January air. और जैसे ही दो शॉप असिस्टेंट्स उसके तरफ आने लगे तो वो बहुत घबरा गया और वहां से भागने लगा और ऑब्वियसली वो दोनों असिस्टेंट्स ने भी उसका पीछा किया और लास्ट में वो तभी भागने के लिए एबल रहा जब उसने अपने नए कपड़ों को एक एक करके अपने बॉडी से निकाल फेंका और फिर से उसने अपने आप को इनविजिबल तो पाया लेकिन उस ठंडी जनवरी महीने की हवा में अपने आप को उसने नेकेड पाया. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to the dreary land, the center of the theatre world. तो इस बार उसने डिसाइड किया कि वो एक थिएट्रिकल कंपनी का स्टॉक विजिट करेगा क्योंकि उसको पहनने के लिए सिर्फ कपड़ा ही नहीं चाहिए था लेकिन उसके शोल्डर के ऊपर जो एम्प्टी स्पेस था जिस जगह पे उसका सर था उस पे वो एम्प्टी स्पेस दिखाई देता था तो उस स्पेस को ढकने के लिए उसको कुछ चाहिए था तो इसीलिए उसने सोचा कि एक थिएट्रिकल कंपनी के स्टॉक विजिट करके उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा और ठंडी में कांपते कांपते जल्दी जल्दी वो ड्रीरी लैंड जाने लगा जो थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था. He soon found the suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses,
false nose, big bushy side whiskers, and a large hat. To escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. तो उसको बहुत जल्दी ही एक सूटेबल शॉप भी मिल गई और वो इनविजिबल तो था ही पहले, तो उसने उस शॉप के स्टेयर्स चढ़ के वो अंदर गया और थोड़ी देर बाद वो बाहर आया और उसने माथे पे बैंडेजेस लपेटा हुआ था, फेस पे डार्क ग्लासेस पहने हुए थे, झूठा मोटा नोज लगाया हुआ था और बिग बुशी साइड विस्कर्स मतलब मूछों के साथ जो गालों के साइड पे दाढ़ी होते हैं, तो ऐसे साइड विस्कर्स लगाए हुए थे और उसके साथ साथ उसने एक बड़ा सा हैट भी पहना था। और बिना दिखे वहाँ से भागने के लिए उसने बहुत केयरलेसली मीन्स बहुत क्रूअली उस शॉपकीपर को अटैक किया पीछे से और उसके बाद उसके पास जो भी पैसे उसको मिले वो सारे पैसे लेकर वहाँ से वो भाग निकला। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. लंदन में इतनी सारी घटनाएं घटने के बाद ग्रिफिन भीड़ भाड़ वाली लंदन छोड़ के कहीं भाग जाना चाहते थे, तो इसीलिए विलेज इपिंग के लिए उसने ट्रेन पकड़ ली और वहां जाके लोकल गेस्ट हाउस में उसने 2 रूम्स बुक करवा लिया। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly. But Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Epping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." विंटर में उस विलेज में किसी एक स्ट्रेंजर का, एक अजनबी का आना बहुत ही अनयूजुअल इवेंट था और ऐसे एक स्ट्रेंजर जिसका बहुत अनकॉमन अपीयरेंस था क्योंकि ग्रिफिन बहुत अनकॉमन दिखता था, बहुत अजीब सा दिखता था, तो इसकी वजह से ग्रिफिन के सारे लोग बातें करने लगे थे उस स्ट्रेंजर के बारे में। और मिसेस हॉल जो उस इन के लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, उसने बहुत कोशिश की ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली होने के लिए, लेकिन ग्रिफिन को उनके साथ बातें करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं थी और ग्रिफिन ने उन्हें बोला कि उसका मेन रीज़न जो इपिंग में आने का था वो था अकेलेपन में रहने का, मतलब सॉलिट्यूड मीन्स लोनलीनेस, तो उसको लोनलीनेस चाहिए था, वो अकेले रहना चाहता था और उसको अपने काम में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था और उसने वो भी बताया कि एक एक्सीडेंट ने उसके फेस को बहुत हानि पहुंचाया है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अभी मिसेस हॉल सेटिस्फाइड हो गई क्योंकि उनके गेस्ट एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है, मतलब बहुत ही एक्सेंट्रिक का मतलब है बहुत ही ऑड बिहेविंग एक साइंटिस्ट थे और साथ साथ उस साइंटिस्ट ने उनको एडवांस पेमेंट भी कर दिया था और मिसेस हॉल ने अपने आप को उनके वो स्ट्रेंज हैबिट्स और इरिटेबल टेम्पर को, मतलब बार बार गुस्सा आने के नेचर को इग्नोर करने के लिए, एक्सक्यूज करने के लिए प्रिपेयर कर लिया। But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. लेकिन ग्रिफिन ने जो पैसे चोरी करके लाए थे वो ज़्यादा दिन तक नहीं चले और प्रेजेंटली ग्रिफिन को एडमिट करना पड़ा, मान लेना पड़ा कि उसके पास कैश नहीं था, लेकिन उसने ऐसा दिखाया कि वो एक चेक का वेट कर रहा है जो किसी भी मोमेंट में उसको मिल सकता है। Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. और कुछ ही टाइम के बाद एक बहुत अजीब सा एपिसोड हुआ। एक दिन बहुत अर्ली मॉर्निंग में ही एक क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ जाग गए थे, उनकी स्टडी में से कोई आवाज़ आ रही थी इसलिए, और धीरे धीरे नीचे आने के बाद उन लोगों ने सुना कि एक क्लर्जीमैन के डेस्क से कोई पैसा चुरा रहा था। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। सरेंडर। बिना किसी आवाज़ किए और हाथ में एक पोकर मतलब एक रॉड पकड़े हुए उस क्लर्जीमैन ने स्टडी का दरवाज़ा ज़ोर से खोल दिया और उसने ज़ोर से चिल्लाया, सरेंडर मतलब
अपने आप को हमारे हवाले कर दो। Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. तो उस क्लर्जीमैन ने बहुत आश्चर्यचकित होकर रियलाइज किया कि वो रूम तो खाली था। वो और उनकी वाइफ ने डेस्क के नीचे, पर्दे के पीछे और इवन चिमनी के ऊपर जाके भी देखा, पर किसी का नामो निशान नहीं था। पर फिर भी डेस्क ओपन था और घर चलाने के पैसे गायब थे। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. उस क्लर्जीमैन को इतना शौक लगा कि पूरा दिन भर वो एक ही बात बोलते रहे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर मीन्स बहुत अजीब सी बात। तो उनको बहुत शौक लगा और वो अपने आंखों को भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। पर ये घटना इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी जितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिसेस हॉल के फर्नीचर ने बिहेव किया था उसी दिन मॉर्निंग में थोड़ी देर बाद। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked, and he was furious if anyone entered his room. The opportunity seemed too good to be missed. They peeped round the room, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time. And stranger still, the clothes and bandages that he always were lying about the room. तो उस दिन लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ काफ़ी जल्दी उठ गए सुबह, और ये देखकर वो लोग सरप्राइज्ड हो गए कि साइंटिस्ट का दरवाज़ा पूरा ओपन था। यूजुअली वो बंद रहता है और अंदर से लॉक रहता है, और कोई भी अगर उनके रूम में जाते हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी मिस करने के लायक तो नहीं थी। तो इसीलिए उन लोगों ने दरवाजे से झांक के देखा और अंदर किसी को नहीं देखा। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। बेड क्लॉथ्स मतलब बिस्तर के ऊपर के कपड़े काफ़ी कोल्ड थे, बहुत ठंडे थे, और वो उस बात की निशानी थी कि वो साइंटिस्ट जल्दी ही उठ गए होंगे। और उससे भी स्ट्रेंज बात क्या थी कि वो साइंटिस्ट जो कपड़े और बैंडेजेस पहन के रखते थे वो तो रूम के इधर उधर पड़े हुए थे। All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive. Springing into the air, it charged straight at her, legs foremost. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. और सडनली मिसेस हॉल ने उनके कानों के पास ही स्निफिंग का साउंड सुना, मतलब सांसों की आवाज़ सुनी। और नेक्स्ट ही मोमेंट पे जो बेड पोस्ट पे हैट लगाया हुआ था वो हैट जंप मार के ऊपर आया और उस हैट ने अपने आप को मिसेस हॉल के फेस पे दे मारा। और उसके बाद बेडरूम में रखी हुई कुर्सी अलाइव हो गई, जिंदा हो गई, और लेग्स आगे करके वो कुर्सी मिसेस हॉल की तरफ स्विफ्टली आगे बढ़ने लगी उसको चार्ज करने के लिए। और जैसे ही डर के मारे मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड भागने लगे तो उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुर्सी ने उन दोनों को धकेल के रूम से बाहर कर दिया, और उन लोगों को ऐसा लगा कि उस कुर्सी ने दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद किया और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। तो बहुत ज़्यादा फियर और एक्साइटमेंट के साथ मिसेस हॉल जैसे स्टेयर्स पे गिरी गई। She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. और मिसेस हॉल को ऐसा लगा, वो कन्विंस्ड हो गई कि रूम में आत्माओं का वास है, और उनको ऐसा लगा कि किसी ना किसी तरीके से उस स्ट्रेंजर साइंटिस्ट ने ही वो सारे आत्माओं को उनके फर्नीचर में घुसाया है। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। तो वो रो रो के बोली कि मेरी बेचारी माँ उस चेयर पे बैठती थी और वो चेयर आज मेरे ही खिलाफ खड़ी हो गई, वो मैं सोचूं भी कैसे। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. But witchcraft or not, when the news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it.
Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. तो अभी नेबर्स के बीच ऐसी फीलिंग थी कि ये सब कुछ ट्रबल जादू टोना से कॉज हो रहा था, मतलब जादू टोना की वजह से ये सब हो रहा था। और जादू टोना हो या ना हो, जब उस क्लर्जीमैन के घर पे हुई चोरी के बारे में लोगों को पता चला, तो ये स्ट्रेंज साइंटिस्ट के ऊपर उन लोगों के दौड़ गए और सस्पिशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए जब उसने रेडी कैश प्रोड्यूस किया, जबकि कुछ टाइम पहले ही उसने ऐसा मान लिया था कि उसके पास कोई कैश नहीं है। The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. तो विलेज कांस्टेबल को बहुत सीक्रेटली बुलाया गया, पर उस कांस्टेबल के लिए वेट किए बिना मिसेस हॉल ही साइंटिस्ट को मिलने के लिए गए और उनके रूम में ही, मतलब उस साइंटिस्ट के रूम में ही साइंटिस्ट बहुत मिस्टीरियस तरीके से अपीयर हुआ, क्योंकि जब मिस्टर एंड मिसेस हॉल वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए थे तो साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन अभी वो साइंटिस्ट उधर ही मौजूद थे। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, कि आप मेरे चेयर के साथ ऊपर क्या कर रहे थे। And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. तो मिसेस हॉल ने वो भी जानने की कोशिश की कि किस तरह से वो साइंटिस्ट एक एम्प्टी रूम से बाहर आए और किस तरह से एक लॉक्ड रूम के अंदर वो गए, क्योंकि जब मिस्टर एंड मिसेस हॉल वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए थे तो चेयर ने उन लोगों को ज़बरदस्ती उस रूम से धकेल के बाहर निकाल दिया था और दरवाज़ा लॉक कर दिया था, ऐसा उन लोगों ने सुना था। पर अभी वो लॉक रूम के अंदर ही वो साइंटिस्ट मौजूद थे, तो मिसेस हॉल ने डिमांड किया कि वो ऐसा किस तरह से कर सकते थे। The scientist was always quick tempered. Now he became furious. You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I'll show you. तो वो साइंटिस्ट बहुत ही क्विक टेम्पर्ड था, बहुत इरिटेबल नेचर का था, वो बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता था। और मिसेस हॉल की ये बात सुनकर वो तो बहुत फ्यूरियस हो गया, मतलब वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा अभी, और उसने ज़ोर से चिल्लाया और कहा कि आपको पता नहीं मैं कौन हूँ या क्या हूँ, अब भी मैं आपको दिखाता हूँ। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. अचानक उसने अपने माथे पे लपेटे हुए बैंडेजेस और नाक और गालों पे लगाए हुए विस्कर्स और फेस पे पहने हुए स्पेक्टिकल्स और जो फॉल्स नोज लगाया हुआ था वो सब कुछ निकाल के फेंक दिया। It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. और उसको सिर्फ 1 मिनट जैसा लगा ये करने के लिए, और जो लोग उस बार में उस दिन इकट्ठा थे वो लोग बहुत हॉरिफाइड हो गए, बहुत डर के वो लोग ऐसे एक इंसान को देख रहे थे जिसके गले के ऊपर सर नहीं था। मिस्टर जेफर्स, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. But Jeffers was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without a head. और अभी कांस्टेबल जिसको बुलाया गया था, तो कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स वहाँ पे आ चुके थे और आके वो बहुत सरप्राइज्ड हो गए कि उनको ऐसे एक इंसान को अरेस्ट करना था जिस इंसान का सर ही नहीं था, लेकिन जेफर को कोई भी अपनी ड्यूटी करने से रोक नहीं सकते थे। जेफर्स के हिसाब से मैजिस्ट्रेट के अरेस्ट वारंट ने किसी पर्सन को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया है तो वो पर्सन अरेस्ट होना ही चाहिए, चाहे उस पर्सन का हेड हो या ना हो। There followed a remarkable scene as if policemen tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally, a shirt flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. उसके बाद एक रिमार्केबल सीन दिखाई देने लगी। वो पुलिसमैन एक ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो ज़्यादा से ज़्यादा अदृश्य बनता जा रहा था, जैसे वो अपने कपड़े एक के बाद एक उतारते जा रहे थे। और फाइनली एक शर्ट एयर में उड़ के चला गया और उसके बाद वो कांस्टेबल एक ऐसे इंसान के साथ फाइट कर रहा था जिसको वो देख ही नहीं पा रहा था। और कुछ दूसरे लोगों ने भी उस कांस्टेबल को हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन
उन लोगों को फील हुआ कि कहीं न कहीं से उन लोगों के ऊपर भी मुक्के पड़ रहे थे, मार पड़ रहे थे, लेकिन उन लोगों को कौन मार रहा था और कहाँ से वो मुक्के आ रहे थे, वो किसी को भी दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientists. और लास्ट में ऐसा हुआ कि जेफर्स को मार के बेहोश कर दिया गया जैसे ही उसने एक लास्ट कोशिश की थी उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए। मतलब उस साइंटिस्ट ने ही जेफर को बहुत ज़ोर से मारा होगा जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए और जेफर्स वो साइंटिस्ट को नहीं पकड़ पाए। There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. तो अभी लोगों के बीच कहर मच गया। नर्वस और एक्साइटेड होके लोग चिल्लाने लगे उसको पकड़ो। लेकिन कहना आसान था पर करना बहुत मुश्किल था। तो ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री कर लिया लोगों के होल्ड से और किसी को भी पता नहीं था कि उसको पकड़ने के लिए कहाँ हाथ डाले। मतलब ग्रिफिन उन सारे लोगों से आज़ाद होके भाग निकला और लोगों को पता नहीं था कि ग्रिफिन को किस तरह से पकड़ा जाए क्योंकि ग्रिफिन तब तक अदृश्य हो चुका था। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ग्रिफिन की ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, मेरा एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।